हम लोग बात कर रहे थे आपका कल बात की थी हम लोगों ने, साबित ना साबित, साबित नहीं हुआ। और साबित शब्द के बारे में दो बातें आई थी कि साबित शब्द एक हम परीक्षित करेंगे कब? सिविल मामलों में। और साबित शब्द एक हम परीक्षित करेंगे कब? दंडिक मामलों में। और जब सिविल मामलों में हम परीक्षित करेंगे तब स्थिति क्या होगी कि अगर न्यायालय के सामने यानी न्यायाधीश के समक्ष जो साक्ष्य प्रस्तुत किया गया उसका सुझाव यह है, उसका परामर्श यह है कि वे तथ्य जिनके आधार पर न्यायालय को न्याय निर्णय करना है वे तथ्य अस्तित्व में रहे होंगे, ऐसा विश्वास यह न्यायालय में पैदा हो रहा है। तो न्यायालय तथ्यों के अस्तित्व में होने के संबंध में निर्णय दे सकता है। और यदि इस प्रकार का विश्वास न्यायालय में निर्मित नहीं हो रहा तो न्यायालय उन तथ्यों को नासाबित मान सकता है और निर्णय उसके विपरीत यह दे सकता है। और न्यायालय जो विचार करेगा वो एक सामान्य बुद्धि के मनुष्य की तरह विचार करेगा। न्यायालय ऐसे विचार करेगा मानो एक सामान्य बुद्धि का मनुष्य उसकी जगह पर बैठा हुआ है और फिर उस साक्ष्य से जो उसके सामने प्रस्तुत किया गया है उससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है, इस प्रकार विचार करेगा। जहां तक दांडिक मामलों का सवाल है तो उसमें उसने कहा कि जब प्रस्तुत किए गए साक्ष्य से न्यायालय यह माने कि अमुक तथ्यों का अस्तित्व है, यही फर्क है। कहता अमुक तथ्यों का अस्तित्व है और अमुक तथ्यों के विश्वास, इसको धारित अगर न्यायालय करने लगे तो सिविल मामलों में निर्णय हो जाएगा। लेकिन दांडिक मामलों में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उसे विवादित तथ्यों के संबंध में इस स्तर का विश्वास निर्मित करना पड़ेगा जबकि उसे यह विश्वास आ जाए कि अमुक तथ्यों का अस्तित्व है। इस फर्क को आप इस ढंग से समझ सकते हैं जैसे हिंदी में एक शब्द है विश्वास और दूसरा शब्द है मान्यता। जो आपकी मान्यताएं हैं उनके बारे में आप ये मानते हैं कि ऐसा है, और जो आपके विश्वास हैं वे इसलिए आप मान रहे हैं क्योंकि किसी ऐसे क्रेडिबल आदमी ने आपको बता दिया कि ऐसा है। इसलिए भले ही आपकी मान्यता उनके संबंध में यह हो कि वो नहीं भी है फिर भी आप मान लेते हैं कि वो है। यह एक तरीका है सिविल मामलों में सबूत का स्तर और दांडिक मामलों में सबूत का स्तर, इसके फर्क को समझने का। उर्दू में कहते हैं एक शब्द है अकीदा और दूसरा शब्द है ईमान। ठीक है, आपका विश्वास है कि कयामत होगी, ठीक है, और दूसरा हमारा ईमान है कि ऐसा होगा। ठीक है, तो ये फर्क है। विश्वास और मान्यता दो अलग अलग बातें हैं। इसी तरह आप साबित शब्द को पढ़ेंगे तो अंतर बिल्कुल क्लियर ये दिखाई देगा। उस अंतर को समझने में कोई कठिनाई ये नहीं होती है। सिविल मामलों में कह रहा है कि जब प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर यह विश्वास उत्पन्न हो जाए कि एक साधारण प्रज्ञावान मनुष्य को इस विश्वास पर काम करना चाहिए कि अमुक तथ्यों का अस्तित्व है। और दांडिक मामलों में कहता है कि प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर न्यायालय को इस अनुमान पर काम करना चाहिए कि अमुक तथ्यों का अस्तित्व है। हालांकि सिविल मामला दांडिक मामला लिखा नहीं है, लिखा तो यही है कि या तो ऐसा हो या तो ऐसा हो, क्योंकि प्रकृति मामलों की दो ही प्रकार की होती है, या तो सिविल या दांडिक। आप कहेंगे तीसरी राजस्व संबंधी भी होती है, तो राजस्व संबंधी भी अंततः सिविल मामला ही होता है। और पूर्व में आप देखेंगे जब एविडेंस एक्ट अस्तित्व में आया था पुराना, तब ब्रॉड कैटेगराइजेशन दो ही था, सिविल और क्रिमिनल। रेवेन्यू तो लॉर्ड कॉर्नवालिस उस जमाने की बात है तब अलग किया है। तभी ये डीएम अस्तित्व में आए थे जिन्होंने पूरे देश की रेड़ाई मार रखी है।
ये जो कलेक्टर है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस की ही देन है, ठीक है, वहीं से अस्तित्व में आते हैं। तो खैर, साबित शब्द और ना साबित शब्द और साबित नहीं हुआ, साबित नहीं हुआ का तात्पर्य न तो साबित करने का प्रयास किया गया ना साबित करने का प्रयास किया गया। वकील विद्वान क्यों कहा जाता है, इस पर विचार करिए। तो उसे विद्वान अधिवक्ता इसीलिए कहा जाता है कि वो चीजों के उन पक्षों को भी देखता है जो पक्ष सामान्य जन की दृष्टि से ओझल रहते हैं, इसीलिए वो विद्वान अधिवक्ता कहा जाता है। ये विद्वान शब्द किसी के आगे प्रयोग नहीं होता, अनायास नहीं प्रयोग होता है, इसके पीछे कोई भाव है। आप देखें, कोई आम आदमी पूछो तो वो क्या कहेगा, या तो चीजें साबित होती हैं या चीजें ना साबित होती हैं। वो तीसरा पक्ष नहीं देखेगा कि एक पक्ष साबित नहीं हुआ, यह भी है। साबित और ना साबित तो तब होगा ना जब हम किसी तथ्य को साबित करने का प्रयत्न करेंगे, तब या तो वो साबित होगा या ना साबित होगा। लेकिन जिस तथ्य को हमने साबित करने का या ना साबित करने का प्रयत्न किया ही नहीं, उसके बारे में भी तो कुछ कहेंगे आप उसको भूलते क्यों हैं? उस तीसरे पक्ष की ओर अधिवक्ता का ध्यान जाता है। अधिवक्ता मीनिंग कर भाई जो लायर की परिभाषा में है, उन लोगों का ध्यान जाता है। इसीलिए विद्वान न्यायालय, विद्वान अधिवक्ता, यह शब्द का प्रयोग होता है। यह शब्द किसी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का द्योतक नहीं है, यह एक वास्तविकता का द्योतक है। और आपको कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम जिन शब्दों का प्रयोग आपके पूर्वजों के लिए होता रहा, उनकी योग्यता के आधार पर आपको कम से कम इस लायक जरूर बनना चाहिए कि आप उनके उत्तराधिकारी तो कम से कम साबित ही हो सके। चीजों में तीसरा पक्ष, इसको देखना, यह एक लायर का काम ही होता है। वो तीसरा पक्ष देखता है। रीड बिटवीन द लाइंस, जो पंक्तियों के मध्य लिखा है वो भी पढ़ा जाएगा। कहता है कि जो अधिनियम में विविक्षित रूप से या अभिव्यक्त रूप से, जो अभिव्यक्त है वो तो सभी पढ़ते हैं, जो अभिव्यक्त एक्सप्रेसली लेट डाउन है वो तो कोई भी पढ़ लेगा, लेकिन जो एक्सप्रेसली लेट डाउन नहीं है उसको देखना। और वो कैसे देखा जाता, जो एक्सप्रेसली लेट डाउन है उसका स्वाभाविक अर्थ जो हो सकता है, ठीक है, उसको भी लेट डाउन की तरह पढ़ लेना। ये कानून से जुड़े हुए लोगों का ही काम होता है। और इसीलिए वे सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा विद्वान ये कहे जाते हैं। तो हम लोगों ने साबित, ना साबित, साबित नहीं हुआ, इन तीन शब्दों को देखा था। ये तीन पक्ष हैं किसी भी तथ्य के। एक साबित शब्द है, एक तथ्य ना साबित है, और आम आदमी सिर्फ यहीं रुकेगा। तीसरा है साबित नहीं हुआ, जिस तथ्य को न तो साबित करने का प्रयत्न किया गया और न ही न साबित करने का, यही साबित नहीं हुआ है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं डेफिनेशन क्लास में, और मुख्य डेफिनेशन क्लास यहीं पर खत्म भी हो जाता है, लेकिन फिर भी डेफिनेशन क्लास की एक एक डेफिनेशन को हमें देख लेना चाहिए, आगे ये बहुत काम आने वाली है। अगर इसको नहीं समझा तो एविडेंस एक्ट हवा में जाएगा। इसलिए अब हम अगली डेफिनेशन देखेंगे। कहता दस्तावेज, डॉक्यूमेंट, ये क्या चीज है? कहता दस्तावेज ऐसा कोई विषय अभिप्रेत है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधन द्वारा या उनमें से एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित या अन्यथा लेखबद्ध किया गया है, जो उस विषय के अभिलेखन के प्रयोजन से उपयोग किए जाने को आशयित हो या उपयोग किया जा सके, और इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख भी हैं। अब सबसे पहली चीज हमें इसमें अंतर करना चाहिए। हम विषय और विषय का प्रस्तुतिकरण
जिस पदार्थ पर हुआ है, दोनों को एक ही समझने की भूल करते हैं। विषय अलग बात है और विषय का प्रस्तुतिकरण जिस पदार्थ पर हुआ है वो अलग बात है। विषय तो वो है जो आपके दिमागों में है, विषय तो वो है, ठीक है ना। कहते हैं कि आपके कथन की विषय वस्तु क्या है, ठीक है, सब्जेक्ट मैटर क्या है। ये जो किताबें आप लिए बैठे हैं, इनकी एक सब्जेक्ट मैटर है। किसी की सब्जेक्ट मैटर हिंदी है, किसी की सब्जेक्ट मैटर अंग्रेजी है, किसी की सब्जेक्ट मैटर गणित है। और जो बेयर हमारे पास है, इसकी विषय वस्तु क्या है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम। भारतीय साक्ष्य अधिनियम वो है जो हम बोल रहे हैं, यह है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। लेकिन अगर हमसे कहा जाए इसका प्रमाण दीजिए कि जो आप कह रहे हैं यही भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, तो इस भारतीय साक्ष्य अधिनियम को भाषा के आधार पर अक्षरों, प्रतीकों, अंकों और चिन्हों के माध्यम से एक लिखने योग्य पदार्थ यानी कागज पर अंकित कर दिया गया है। और उस कागज का प्रयोग इसलिए हुआ ताकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम का अभिलेखन यह किया जा सके। और यह अभिलेखन क्यों किया गया? ताकि अगर भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण को देने की जरूरत पड़ जाए, हम ये कहें कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये है जो मैं कह रहा हूं, और आप कहें कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम वो है जो मैं कह रहा हूं, तो फिर प्रमाण की जरूरत हो जाएगी। और उस प्रमाण को देने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम को अधिकृत लोगों द्वारा यानी विधायिका के द्वारा, अधिकृत कौन है? विधायिका। विधायिका के द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रमाणों को उपलब्ध करा देने के दृष्टिकोण से अक्षरों, प्रतीकों, अंकों और चिन्हों के माध्यम से उसे अभिलेख, उसका अभिलेख यानी रिकॉर्ड, उसे अभिलिखित करने के प्रयोजन से, यानी उसका रिकॉर्ड यानी उसका साक्ष्य उपलब्ध करा देने के प्रयोजन से लिखने योग्य पदार्थ यानी कागज पर उसे अंकित कर दिया गया है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में एक विषय हुआ, तो एक सर्वमान्य परिभाषा यह उभर कर सामने आती है कि जब कोई विषय अभिलेखन के प्रयोजनों से, और अभिलेखन का प्रयोजन क्यों होगा? अभिलिखित करने की बात आएगी क्यों? ताकि उस विषय का साक्ष्य जब कभी देने की जरूरत पड़े तब उस अभिलिखित को उठा करके प्रस्तुत किया जा सके, इसीलिए अभिलेखन की आवश्यकता होती है, अन्यथा अभिलेखन की जरूरत ही क्या है। तो कहता है कि दस्तावेज क्या है? जब किसी विषय को अभिलिखित करने की आवश्यकता हो तो अभिलेखन के प्रयोजन से, जब उसे अक्षरों, प्रतीकों, अंकों और चिन्हों के माध्यम से, इन सब के माध्यम से या इनमें से किसी एक के माध्यम से किसी अंकन योग्य पदार्थ पर अंकित कर दिया जाए, तो इसे क्या बोलते हैं? तब इसका नाम हम दस्तावेज रख देते हैं। जैसे आप क्या हैं? ठीक है, आप असेंबली ऑफ सेल्स हैं, ठीक है, आप कोशिकाओं के संग्रह के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। लेकिन कोशिकाओं के इस संग्रह का एक विशेष नाम नर और नारी ये रखा गया है। ये मकान क्या है? कुछ नहीं है, बालू, सीमेंट, सरिया, रेत इसका संग्रह मात्र है। इसको विशेष ढंग से संग्रहित कर दिया गया है और संग्रह के इस ढंग को आप मकान कहना शुरू कर देते हैं। और जो कॉपीराइट मिलता है वो इस ढंग पर ही मिलता है, अन्यथा ऐसा कुछ भी नहीं है दुनिया में जिसे आपसे पूर्व कहा नहीं जा चुका है। कहने का ढंग, हमने आपको उदाहरण दिया था कि एक कहने का ढंग यह है कि हेराक्लिटस इसने प्रकृति से, ठीक है, शिक्षा ग्रहण की और यह पाया कि प्रकृति में शांति इसलिए है क्योंकि प्रकृति नियमों का पालन करती है। जाड़े के बाद गर्मी ही आती है, ऐसा नहीं होता कि जाड़े के बाद चलो इस बार जाड़ा ही कर लो, ठीक है, क्योंकि मन इस बार जाड़े में रहने का हो रहा है। ऐसा प्रकृति नहीं करती, वो नियमबद्ध जीवन जीती है, इसलिए उसमें शांति है। यह बात हेराक्लिटस ने
प्रकृति को देखकर जानिए। लेकिन यही बात दूसरे ढंग से कोई देशज कवि कहता है, ठीक है, देशज कवि उसने भी प्रकृति को देखकर जाना है, लेकिन उसके कहने का ढंग अलग है, हेराक्लिटस के कहने का ढंग अलग है। वो किस ढंग से कहता है? वो कहता है कि नदियां सींचे खेत को, ऋतु आए फल हुए। ठीक है, खेत को सींचने से उसी दिन फल पैदा नहीं होगा, जब ऋतु आएगी फल तभी होगा। और सिंचाई आप ये कहो कि जब फल आएगा तब कर लेंगे, तो फिर फल कभी नहीं आएगा। उसने भी वो चीज प्रकृति को देखकर सीखी है, लेकिन हेराक्लिटस का ढंग अलग है, उसका ढंग अलग है। तो कॉपीराइट ढंग पर मिलता है, ठीक है। वो ढंग जो हेराक्लिटस का है, हेराक्लिटस उस पर कॉपीराइट क्लेम कर सकते हैं, और ये देशज कवि का जो ढंग है बात को कहने का, वो उस पर कॉपीराइट क्लेम कर सकता है, ठीक है। तो ढंग अलग अलग होते हैं, ठीक है। लेकिन हम चीजों को एक नाम देते हैं, और नाम संवाद की सुविधा के लिए दिया जाता है, ठीक है। अन्यथा संवाद में दुविधा होगी, कम्युनिकेशन कठिन हो जाएगा, ठीक है। कम्युनिकेशन ये ठीक से सरलता पूर्वक हो, इसके लिए हम नाम ये देते हैं। तो दस्तावेज ये नाम हमने दिया है किसको? जब किसी विषय का प्रस्तुतिकरण, ठीक है, अभिलेखन के माध्यम से अक्षरों, प्रतीकों, अंकों और चिन्हों के द्वारा किसी लिखने योग्य पदार्थ पर या अंकन योग्य पदार्थ पर कर दिया जाए, तो उस विषय का प्रमाण वह अभिलेखन बन जाता है। और उस अभिलेखन को जस्ट टू इजी द कम्युनिकेशन हम दस्तावेज के नाम से पुकारने लगते हैं, हम डॉक्यूमेंट ये कहना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और अंकन आज की दुनिया में प्रारंभ, जब दुनिया का प्रारंभ हुआ, एट द वेरी प्रिमिटिव स्टेज, ये अंकन सिर्फ मानव मस्तिष्क में संभव था। आज अंकन के अन्य तरीके आए, मानव ने प्रकृति की अंकन का तरीका ये आया कि पेड़ों की छालों पर, पत्तों पर और प्रगति हुई, कागज पर और प्रगति हुई, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में। हो सकता है और भी प्रगति कुछ हो जाए और कोई नई चीज आ जाए। तो मूल बात कहां बदली? मूल बात तो वही है कि दस्तावेज ये होता है, दस्तावेज के स्वरूप इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख हो गया, डिजिटल हो गया, कागज पर हो गया, इससे फर्क क्या पड़ा? मूल रूप से तो बात एक ही है। यही हम कहते हैं कि मूल रूप से बात एक ही रहती है, ठीक है। उसके स्वरूप युगानुरूप, युग में प्रगति होती जाती है, बदलता जाता है आदिमानव से, ठीक है। हम यहां तक प्रगति की है, लेकिन मूल रूप से तो हमारा स्वरूप नहीं बदला, मूल रूप से तो हम वही हैं जो आदिमानव था। सभ्यता के अनुसार, ठीक है, वर्तमान मानव का विकास हो गया। तो दस्तावेज, ठीक है, ये कह रहा है। अब आगे दृष्टांत दे रहा है। दृष्टांत भी उतना ही महत्व का है जितना महत्व का सेक्शन है, क्योंकि दृष्टांत सेम सोर्स से आ रहा है, विधायी का ही उसका स्रोत है जहां से आपका सेक्शन आया है। दृष्टांत बात को स्पष्ट करने के लिए है कि विधायिका की मंशा क्या है। तो विधायिका स्वयं उदाहरण देकर, अधिकृत तौर पर उदाहरण देकर बता देती है कि आप इसी को दस्तावेज समझेंगे या इसी के अनुरूप चीजों को दस्तावेज समझेंगे। और जब विधायिका ने एक बार बता दिया तो कानून की दुनिया में विधायिका ही सर्वोच्च है, वो जो बता रही बस वही ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं। अमित शाह, तुम उठ के इधर बैठो, आप स्वयं देख लेंगे, हमसे निगाह मिले, क्योंकि आई कांटेक्ट का अपना मतलब है। जब तक आई कांटेक्ट नहीं हो रहा तब तक चीजें बहुत समझ में नहीं आएंगी। इसलिए आप स्वयं अपनी जगह इस प्रकार से सेलेक्ट करें कि हमसे आई कांटेक्ट हो, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे, दृष्टांत कहता है लेख दस्तावेज है, क्योंकि लेख अभिलेखन के प्रयोजनों से, अक्षरों, प्रतीकों, अंकों और चिन्हों के माध्यम से किसी लिखने योग्य पदार्थ पर अंकित किया जाता है, इसलिए लेख दस्तावेज है, ठीक है। कहता है मुद्रित शिला, ठीक है, प्रिंटेड
यानी प्रिंटेड, मुद्रित। ठीक है, प्रिंटेड जो कुछ है, आपकी किताबें प्रिंटेड हैं और ये हिंदी में मुद्रित ये कहा जाता है। कहता है कि मुद्रित शिला, मुद्रित शिला, मुद्रित। मुद्रित तो किताब भी है, शिला मुद्रित यानी पत्थर पर अंकन है। शिला मुद्रित यह फोटो चित्र शब्द, ये दस्तावेज है। ठीक है, फोटो ले लिया गया, वो भी दस्तावेज है, क्योंकि वो भी अभिलेखन के प्रयोजनों से। आप चाहते हैं स्थायी तौर पर उस चीज की स्मृति बनी रहे जो आपने देखी है, आप फोटो लेते हैं। ठीक है, तो फोटो चित्र, मानचित्र या रेखांक ये दस्तावेज है। मानचित्र पर भी तथ्यों का अंकन ये किया जाता है। कश्मीर से इतनी दूरी पर ये आप मानचित्र या रेखांक ये भी दस्तावेज है। प्रतीक चिन्ह इनसे ठीक है हो रहा है। कहते मानचित्र रेखांक दस्तावेज, धातु पट्ट पर यह शिला पर उत्कीर्ण लेख यह दस्तावेज है। चाहे धातु पट्ट पर यानी कोई आपका मेटल प्लेट उस पर कुछ अंकित है तो वो भी दस्तावेज है। उपहासांकन दस्तावेज, उपहासांकन किसे कहते हैं? आप देखते हैं कार्टून में जब चीजें बनाई जाती हैं तो वो क्या है? उपहासांकन है, उससे उपहास होता है, हंसी उड़ाई जाती है। उपहासांकन ये दस्तावेज है। ठीक है, आगे जो आधुनिक तरीके हैं चीजों को रिकॉर्ड कर लेने के वो दिए। तो कोई ऐसी चीज नहीं कहता ईमेल, सर्वर लॉग, कंप्यूटर पर दस्तावेज, ये आधुनिक तरीके जो 1872 में नहीं थे, जो पुराना साक्ष्य अधिनियम बना था। अब आपके दिमाग में आता कि पुराने में ही काखंड जोड़ दिया होता, खाखंड जोड़ दिया होता तो कितना कठिन हो जाता। आपने देखा था आईपीसी में 376 फिर 376 ए फिर 376 ए बी फिर क्या मतलब है इसका? वो पढ़ने में कठिन होता है। एक बार सिस्टम में ठीक है सिस्टम से ले आइए चीजों को, क्या दिक्कत है इसमें? कोई नाक का प्रश्न तो है नहीं। और जो कहते हैं कि वो नया आ गया, पुराना सब गड़बड़ कर दिया, पुराने वालों को बड़ी कठिनाई होगी। जिनने पुराना याद कर लिया था उन्हें नया याद करने में भी कोई कठिनाई नहीं। जो कठिनाई की बात कर रहे हैं उन्होंने पुराना भी याद नहीं किया था। उनसे पूछ लो पुराना याद है तो पुराने को तो 1872 से लेकर 150-200 साल हो गए, तो 150-200 साल में पुराना भी याद नहीं हुआ तो उन्हें नया भी नहीं होगा। और जिन्हें पुराना याद था उन्हें नया भी हो जाएगा, क्योंकि कोई कठिनाई नहीं है, सब कुछ वही है। कुछ चीजें जोड़ दी जिनको जोड़ना आवश्यक है जोड़ दिया, बाकी तो सब दस्तावेज के स्वरूप पूर्व के अधिनियम उसमें भी हैं, खाली एक नया ये आ गया। और वो कौन सा कि ईमेल, सर्वर लॉग, कंप्यूटर पर दस्तावेज, लैपटॉप या स्मार्टफोन, मैसेज, वेबसाइट, अवस्थिति साक्ष्य में इलेक्ट्रॉनिकी अभिलेख और डिजिटल युक्तियों में भंडार किए गए वॉइस मेल मैसेज उपलब्ध हैं। ठीक है ना, ये सारी चीजें उन्होंने शामिल कर दी। अब अभी तक होता क्या था? आप आते थे वकील साहब हमारे रिकॉर्डिंग फोन में है, हम कहते थे कुछ हो ही नहीं पाएगा, यह होगा तो बड़ा कठिन हो जाएगा, 65 है 65 भी उसकी आवश्यकताएं पूरी हो, वो कुछ हो ही नहीं पाता था कुल मिला के। अब उन सब चीजों को आत्मसात करना आसान हो गया, बस इतना ही तो हुआ और क्या हो गया। ठीक है, तो दस्तावेज की डेफिनेशन कहता साक्ष्य से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत आते हैं। साक्ष्य से अभिप्रेत है, अभिप्रेत का मतलब आशयित, साक्ष्य से क्या आशयित है और उसके अंतर्गत क्या क्या आता है। अब देखिए ये डेफिनेशन क्लास में जरूर दिया है लेकिन डेफिनेशन नहीं दे रहा साक्ष्य की। साक्ष्य से आशयित क्या है? डेफिनेशन का मतलब क्या होता है? डेफिनेशन का मतलब होता है कि कोई चीज किन घटकों से मिलकर बन रही है उन घटकों के बारे में बताया जाना। ठीक है, मनुष्य की डेफिनेशन क्या है? मनुष्य कोशिकाओं का संग्रह है जिसमें भावनाएं पाई जाती हैं, वो खाली कोशिकाओं का संग्रह नहीं है, उसमें भावनाएं ये भी पाई जाती हैं। ठीक है, तो मनुष्य कोशिकाओं का ऐसा संग्रह है
जिसमें भावनाएं पाई जाती हैं, यहां तक वो जानवरों से भिन्न नहीं है, भावनाएं जानवरों में पाई जाती हैं, यहां तक वो जानवरों से बिल्कुल भिन्न नहीं है। शेर में भावनाएं नहीं पाई जाती। जरा देखो, उसके बच्चे के छू के देखना, पता लग जाएगा तुम्हें कितनी भावनाएं उसमें होती हैं। ठीक है, लिए लिए घूमता है, लिए लिए। ठीक है, जैसे तुम अपने बच्चों को लेकर घूमते हो, तो यहां पर तो जानवरों से भिन्न नहीं है आप। तो मनुष्य कोशिकाओं का ऐसा संग्रह है जिसमें भावनाएं पाई जाती हैं, और जिसके पास उन भावनाओं की अभिव्यक्ति के साधन यानी भाषा ये है, यहां भिन्न हो जाता है वो पशुओं से। ठीक है, कि उनके पास भाषा नहीं है, या हो सकता हो भी हमें उसकी जानकारी ना हो, ये भी संभव है। वो परस्पर संवाद करते हो, ठीक है, हो सकता है भाई होता हो, और आप कहेंगे होता भी है, क्योंकि वो चिल्लाते हैं तो आप देखें वो जवाब भी दूसरी तरफ से आता है। आप उनकी भाषा समझ नहीं पाते, इसलिए आप कहते हैं उनके पास कोई भाषा नहीं, और बस सिर्फ इसलिए आप उनसे श्रेष्ठ हो गए, इसलिए आपको उन्हें खत्म कर देने का अधिकार मिल गया। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अनैतिक नहीं तो क्या है। और इस तरह सिर्फ वकील सोचते हैं। वकील से मीनिंग देयर बाय लायर की परिभाषा में आने वाले लोग सोचते हैं, इसीलिए उन्हें विद्वान कहा जाता है। ये किसी घमंड का द्योतक नहीं है। तो साक्ष्य शब्द से अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत आते हैं, साक्ष्य की डेफिनेशन नहीं दे रहा, कहता साक्ष्य से आशयित क्या है ये बता रहा है। तो इनफैक्ट इसे डेफिनेशन क्लास में होना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि ये तो सिर्फ ये बता रहा है कि साक्ष्य में क्या क्या आता है, और साक्ष्य से आशयित क्या है, साक्ष्य किससे मिलकर बनता है ये तो बता ही नहीं रहा। जिससे मनुष्य क्या है, कोशिकाओं का संग्रह, जिसके पास भावनाएं होती हैं और जो उनकी अभिव्यक्ति का साधन रखता है, ये मनुष्य है। तो डेफिनेशन का मतलब तो यही हुआ कि आप उन घटकों का परिचय ये दें जिनसे मिलकर कोई चीज बन रही है। तो साक्ष्य तो सुसंगत तथ्य, डायरेक्ट एविडेंस, इससे मिलकर बनना है। यहां आप सिर्फ ये कह रहे हैं साक्ष्य से अभिप्रेत है, और उसके अंतर्गत आते हैं सभी कथन जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिकी रूप से दिए गए कथन ये भी सम्मिलित है, जिसे न्यायालय जांचाधीन तथ्य के विषयों के संबंध में अपने समक्ष साक्षियों द्वारा किए जाने की अनुज्ञा देता है या अपेक्षा करता है, और ऐसे कथन मौखिक साक्ष्य कहलाता है। और फिर दूसरा बताता है न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश किए गए सभी दस्तावेज जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख भी है, और ऐसे दस्तावेज दस्तावेजी साक्ष्य कहलाते हैं। तो साक्ष्य का एक तो प्रकार बताया उसने कि दो प्रकार का होता है, मौखिक और दस्तावेजी, ये उसने कहा। और इससे अभिप्रेत क्या है ये बताया उसके। साक्ष्य से अभिप्रेत क्या है, साक्ष्य से अभिप्रेत कथन। कथन आप इलेक्ट्रॉनिक तौर पर यह भी कर सकते हैं, और कथन ऐसे जैसे हम कर रहे हैं ऐसे भी कर सकते हैं। दोनों प्रकार के कथन ये साक्ष्य शब्द के अंतर्गत आ सकते हैं, यदि आप वे कथन न्यायालय की अपेक्षा के अनुसार, न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर या न्यायालय द्वारा अनुज्ञा दिए जाने पर। ऐसे ही आप न्यायालय में पहुंच गए, कुछ भी कह रहे हैं तो वो एविडेंस थोड़ी है। आप पिक्चरों में भी देखते होंगे, वही देख के कानून सीखते हैं, यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। वहां कहते हैं आपको जो कुछ कहना है विटनेस बॉक्स में जाके कहिए। तो ये शब्द क्या दो तक कर, क्या इससे इंडिकेट क्या हो रहा है? इससे इंडिकेट हो रहा है कि वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, ठीक है, यू मस्ट से दैट विथ परमिशन ऑफ कोर्ट। ठीक है, यू मस्ट से दैट विद द एंट्री इन विटनेस बॉक्स। ठीक है, तो आप न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर या न्यायालय द्वारा अनुमति दिए जाने पर आप गए, जज साहब ने यह नहीं कहा कि वॉट एवर यू वॉन्ट टू से प्लीज कम इन द विटनेस बॉक्स, दैट मस्ट से। ठीक है, ये कुछ कहा ही नहीं, लेकिन आप कुछ कहने लगे और वो रिकॉर्ड होने लगा, इसके मतलब न्यायालय के द्वारा, ठीक है, विविक्षित रूप से अनुज्ञा दे दी गई है।
या न्यायालय ने आपको सम्मन भेज दिया, तो इसको तो अपेक्षित किया है ना न्यायालय ने, इसलिए सम्मन भेजा। तो न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर फिर भले ही उसने सम्मन देकर बुलाया है, तो भले उसने ये नहीं कहा कि प्लीज कम इन द विटनेस बॉक्स, लेकिन चूंकि अपेक्षित किए जाने पर आप कथन कर रहे हो, इसलिए वो क्या बना, साक्ष्य बन गया। तो न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने या अनुज्ञा दिए जाने पर, अच्छा, तो न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर या अनुज्ञा दिए जाने पर आप जो कथन करोगे सब साक्ष्य हो जाएगा? नहीं, वो सब साक्ष्य नहीं हो सकता। जांचाधीन विषय के संबंध में न्यायालय के समक्ष जो विषय जांचाधीन है, उस पर किसी निष्कर्ष में, ठीक है, किसी निष्कर्ष पर आने में सहायक कथन जब न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर या न्यायालय द्वारा अनुज्ञा दिए जाने पर आप करते हो, चाहे ओरली करो, और चूंकि आज के युग में ओरली के अलावा इलेक्ट्रॉनिक तौर पर डिजिटली वो कथन करना भी संभव है, ठीक है, तो उन सबको, ठीक है, साक्ष्य की श्रेणी में रखा जाएगा। और ऐसे साक्ष्य को मौखिक साक्ष्य कहेंगे। यानी आज की डेट पर तो आप लंदन में बैठो, ठीक है, और वॉइस कॉल से जुड़ जाओ, तो कथन आप कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? ओरली तो नहीं कर रहे हैं, डिजिटली कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हो, ठीक है। तो इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को क्रिमिनल ट्रायल या सिविल ट्रायल या न्यायालय के समक्ष चलने वाले विचारणों में शामिल करके उसका फायदा लेना, ये अच्छी बात है। उसी को लेने के लिए इसे अमेंडेड फॉर्म में प्रस्तुत कर दिया, लेकिन इसने यह नहीं बताया मौखिक साक्ष्य है, कथन है, कथन क्या मिलकर बनता है। अच्छा, फिर आप देखें, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है। हम लोग अभी आगे कन्फेशन, स्वीकृति और संस्वीकृति, इनको पढ़ेंगे। जब पढ़ेंगे यथास्थान तब पढ़ेंगे। आज की तिथि पर, ठीक है, प्रासंगिक इतना है कि हम इतना जान लें कि स्वीकृति और संस्वीकृति जरूरी नहीं न्यायालय में ही की जाए। स्वीकृति और संस्वीकृति चाहे जिसके समक्ष कर ली जाए, चाहे जिसके समक्ष, वह सुसंगत होती है, आगे हम लोग देखेंगे एविडेंस एक्ट में, और उसका साक्ष्य भी न्यायालय में दिया जाएगा। यद्यपि न तो वह न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर की गई है और ना ही न्यायालय द्वारा अनुज्ञा दिए जाने पर की गई है। जांचाधीन विषय से उसका संबंध जरूर है, यह सही है, लेकिन डेफिनेशन का मतलब तो यह होता है हर चीज पूरी होनी चाहिए। जो तीन बातें आपने कही कि न्यायालय द्वारा या तो अनुमति दी जाए या अपेक्षित किया जाए, और उसका संबंध जांचाधीन विषय से हो, और आप ओरली या डिजिटली या इलेक्ट्रॉनिकली कथन करें, तब वो मौखिक साक्ष्य की परिभाषा में आएगा। स्वीकृति और संस्वीकृति के साथ ऐसा तो नहीं होता, ठीक है। कुत्ते द्वारा खोजा गया साक्ष्य, वो न्यायालय द्वारा अनुमति दिए जाने पर तो नहीं, न्यायालय तो उसे अनुमति कि जाओ शू खोज लाओ, ऐसा तो नहीं होता, फिर भी वो है। इसके मतलब ये संपूर्ण डेफिनेशन नहीं है, इसके अलावा भी एविडेंस होता है, ठीक है। और इसीलिए हमने कहा था कि साक्ष्य, शुरुआती लेक्चर में हमने कहा था कि साक्ष्य से अभिप्रेत क्या है, वो हर चीज जो उस तथ्य के अस्तित्व को दर्शित करने का प्रभाव और परिणाम, ठीक है, और ताकत, क्षमता ये रखती है जिस विषय पर न्यायालय को राय बनानी है, ठीक है, उस प्रभाव को, ठीक है, न्यायालय के समक्ष दर्शित कर देने में जो कुछ समर्थ है सब कुछ साक्ष्य है, ठीक है। इसलिए साक्ष्य कोई एग्जॉस्टिव यही जो कुछ लिखा है वही हो, ऐसा भी नहीं। स्वीकृति संस्वीकृति ये, ठीक है, मौखिक या लिखित होते हुए भी इस सब में नहीं आ रही है, लेकिन इसके बाद भी साक्ष्य है, और स्वयं एविडेंस एक्ट उसे सुसंगत घोषित करेगा, आगे करेगा। लेकिन कहता है यहां एक मोटी परिभाषा दे रहा है, साक्ष्य से अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत आते हैं ऐसे कथन जो इलेक्ट्रॉनिकली, डिजिटली ये किए गए, ठीक है,
और न्यायालय की अनुमति और अपेक्षा इससे किए गए। ठीक है, तो ये यदि मौखिक है तो मौखिक कथन, ठीक है, होते हैं चूंकि इसलिए इन्हें मौखिक साक्ष्य ये कहा जाता है। दस्तावेज, न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश किए गए सभी दस्तावेज। दस्तावेज क्या है? दस्तावेज हम लोग पीछे पड़ गए, जब किसी विषय को अभिलिखित करने के प्रयोजन से, ठीक है, अक्षरों, प्रतीकों, अंकों और चिन्हों, इन सबके माध्यम से, इनमें से किसी एक के माध्यम से किसी लिखने योग्य पदार्थ पर अंकित कर दिया जाता है, दस्तावेज है। तो कथन अभिलेखन के प्रयोजन से इलेक्ट्रॉनिकली या किसी अन्य लिखने योग्य पदार्थ पर यदि अंकित कर दिए गए हैं तो दस्तावेजी साक्ष्य कहलाने लगते। लेकिन ये मौखिक और दस्तावेजी सिर्फ इसी प्रकार का साक्ष्य, ठीक है, ये यहां तक तो ठीक है कि अंतिम रूप से प्रत्येक साक्ष्य को या तो मौखिक साक्ष्य या दस्तावेजी साक्ष्य कहा जा सकता है, यहां तक तो बात ठीक है। लेकिन प्रत्येक साक्ष्य साक्षियों के कथनों के रूप में होगा जो कि न्यायालय की अनुमति और अपेक्षा से किए जाए, ऐसा ठीक नहीं है। क्योंकि स्वीकृति और संस्वीकृति आप देख रहे हो, कथन जरूर है लेकिन न्यायालय की अनुमति से या न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर नहीं कहा गया। ठीक है, अब एक प्रश्न और बच जाता है कि मान लीजिए कानून ने यह कहा कि अमुक साक्ष्य का अभिलेखन अमुक स्तर के व्यक्ति के द्वारा किया जाना चाहिए, डीएम साहब के द्वारा किया जाना चाहिए, एसपी साहब के द्वारा किया जाना चाहिए। ठीक है, तो और उस साक्ष्य का अभिलेखन, उस साक्ष्य की रिकॉर्डिंग डीएम साहब एसपी साहब ने नहीं की, उनके नीचे के आदमी ने कर ली, तो क्या सिर्फ इस आधार पर साक्ष्य को अग्राह्य कर दिया जाए? हमने आपसे अनेकों बार कहा है कि कानून उद्देश्य पर ध्यान देता है। ठीक है, किसी भी काम को करने का उद्देश्य क्या है, इस पर ध्यान देता है। ठीक है, डीएम एसपी इनके द्वारा रिकॉर्डिंग की जाएगी, यह बात दो कारणों से कही जा सकती है। एक, डीएम एसपी चूंकि इतने काबिल होते हैं कि वे ही शुद्ध रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और कोई शुद्ध कर ही नहीं सकता, एक कारण हुआ। दूसरा कारण हो सकता है कि वो इतने खाली होते हैं कि उन्हें ये काम करवा लो, उनसे तो कोई दिक्कत ही नहीं, एक कारण यह भी हुआ। तीसरा कारण यह भी हो सकता है कि डीएम एसपी इसलिए रिकॉर्डिंग करें क्योंकि उन्हें प्रभाव में लेना थोड़ा कठिन है, वो उच्चाधिकारी, ठीक है, और इसलिए उस साक्ष्य की विश्वसनीयता ज्यादा होगी जो उच्चाधिकारियों के द्वारा, ठीक है, अभिलिखित किया जाएगा। अब देखना यह पड़ेगा कि अगर किसी कानून में कहा गया कि अमुक व्यक्ति ही साक्ष्य का अभिलेखन करे तो क्यों कहा गया, यह देखना पड़ेगा। अगर उसका उद्देश्य किसी को संरक्षण प्रदान करना है तो डेफिनेटली अगर उस व्यक्ति ने अभिलिखित नहीं किया तो वो अग्राह्य है, क्योंकि संरक्षण प्रदान करना था ना। जैसे एनडीपीएस में उन्होंने कहा कि ये चीजें राजपत्रित अधिकारी ही अभिलिखित करेगा, तो वहां संरक्षण प्रदान करना उद्देश्य है। ऐसा ना हो तुम किसी पर फर्जी स्मैक और हेरोइन की रिकवरी ये दिखा दो। ठीक है, अगर संरक्षण प्रदान करना उद्देश्य नहीं था, सिर्फ ठीक है शुद्धता सुनिश्चित करना या कोई और उद्देश्य था, तो शुद्धता तो अन्य व्यक्ति भी सुनिश्चित कर सकते हैं। क्योंकि मेरा दुर्भाग्य हम डीएम नहीं हो पाए, तो और इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि जब आईएएस का पेपर देने गए उसी दिन एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर कुत्ते ने हमें काट लिया, हमारे दर्द होता रहा और हम पेपर सॉल्व नहीं कर पाए ठीक से, और वो मेरा लास्ट चांस था, ओवर एज हो गए अगली बार, और तुम गधे होते हुए सेलेक्ट हो गए, क्योंकि कंपटीशन था ना, कट ऑफ तो था नहीं, तो तुम हमसे ज्यादा काबिल हो गए, हम तुम्हारे सबॉर्डिनेट हो गए, हमने साक्ष्य अभिलिखित किया तो तुमसे तो ज्यादा शुद्ध हम लिख लेंगे। ठीक है, तो अगर संरक्षण देना उद्देश्य नहीं है, ठीक है, तो फिर अगर कमतर व्यक्ति ने भी अभिलिखित कर दिया साक्ष्य को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो साक्ष्य की मोटे तौर पर डेफिनेशन की कथन,
ठीक है, जो कि न्यायालय की अपेक्षा के अनुसार न्यायालय की अनुमति से वर्बली या इलेक्ट्रॉनिकली न्यायालय के समक्ष किए गए और या न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई दस्तावेज। तीसरी, ठीक है, दस्तावेज क्योंकि पीछे हम लोग देख कर आए किसी विषय को अभिलिखित करने के प्रयोजन से, उसे हम दस्तावेज कहते हैं। ठीक है, पीछे हम लोगों ने देखा है। लेकिन एक और दस्तावेजों की श्रेणी है जिसे इंग्लैंड में रियल एविडेंस इस नाम से जाना जाता है और हिंदुस्तान में भी उसको मान्यता मिलती है। जैसे हमने उदाहरण दिया था चाकू जिससे कत्ल हुआ, जिस पर खून के निशान है। ठीक है, यह भी अंततः दस्तावेज मान लेते हैं हिंदुस्तान में, यद्यपि वह ठीक ठीक दस्तावेज की परिभाषा में नहीं आता, क्योंकि दस्तावेज क्या है, किसी विषय के अभिलेखन के प्रयोजन से। तो मर्डरर ने, कातिल ने उसे मर्डर के अभिलेखन के प्रयोजन से अंकित तो नहीं किया था अक्षर प्रतीक अंक और चिन्ह के माध्यम से। ठीक है, और अक्षर प्रतीक अंक और चिन्ह धब्बे, खून के धब्बे को इस श्रेणी में रख भी नहीं सकते, इसलिए उसे दस्तावेज कह लिया जाए, क्योंकि साक्ष्य की दो ही श्रेणियां, मौखिक, ठीक है, साक्ष्य की श्रेणी में हम उसे रख नहीं सकते, तो फिर किस श्रेणी में रखें, तो दस्तावेज। ठीक है ना, तो ये साक्ष्य की परिभाषा एब्सोल्युटली करेक्ट है ये तो नहीं कह सकते, लेकिन हां उतनी करेक्ट जरूर है जितनी करेक्ट दी जा सकती है। ठीक है ना, तो साक्ष्य से यह विपरीत तथ्य है। ठीक है, तथ्य से क्या विपरीत है? ठीक है, कहता है तथ्य से अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत आती ऐसी कोई वस्तु, वस्तुओं की अवस्था और वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, और कोई मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को। देखिए, मानसिक दशा यह ऐसी चीज नहीं है जिसका अनुभव, ठीक है, हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से कर सके। ज्ञानेंद्रिय आपकी कौन है? जीभ, आंखें, ठीक है, नाक, त्वचा, स्किन। ठंडे गर्म का अनुभव कैसे करते हैं? स्किन से। स्वाद का अनुभव जीभ से। दृश्य की सुंदरता और भद्देपन का अनुभव आंखों से। ठीक है, तो वस्तुओं की अवस्था और वस्तुओं का संबंध, ये तो तथ्य है ही। वस्तुओं की अवस्था, ठीक है, ताला ये वस्तु है, इससे ताले का होना ये एक तथ्य है। ठीक है, और वस्तुओं का संबंध, ताला दरवाजे से जुड़ा है और खोला नहीं जा सकता बिना चाबी के, तो ताला पड़ा है, ताले का पड़ा होना ये एक तथ्य है, इसका भी साक्ष्य दिया है। क्योंकि साक्ष्य काहे का दिया जाएगा? तथ्यों का। ठीक है, तो न्यायालय के समक्ष तथ्यों का साक्ष्य दिया जाएगा। तो तथ्यों में किसका साक्ष्य दिया जाएगा? तथ्यों में जो वस्तुएं वहां पाई गई, वस्तुओं का संबंध, उनका संबंध किसी व्यक्ति से क्या था, और वस्तुओं की अवस्था, ताला नया था, पुराना था, जंग लगा था, वस्तुओं की अवस्था और वस्तुओं का संबंध, ये एक तथ्य है। लेकिन तथ्य सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, उनको भी तथ्य माना जाएगा जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस, भौतिक अस्तित्व ये नहीं है। भौतिक अस्तित्व मीनिंग देर जो ज्ञानेंद्रियों से जान लिया जाए, जैसे मानसिक दशा, घृणा, द्वेष, प्रेम, वैमनस्य, सद्भाव, उतावलापन, उपेक्षा, ये सब मानसिक दशाएं हैं। इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी ये मानसिक दशाएं दूसरों के द्वारा जानी जा सकती है। तथ्य वही है साक्ष्य के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मानसिक दशा के तौर पर है, अर्थात भले ही जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन दूसरे के द्वारा जाना जा सकता है। अगर दूसरे के द्वारा जाना नहीं जा सकता और उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस भी नहीं है, तो वो तथ्य नहीं है, और जब वो तथ्य नहीं तो उसका साक्ष्य नहीं आएगा। क्योंकि उतावलापन, उपेक्षा, वैमनस्य, सद्भाव, ठीक है, ये सारे के सारे जब हम लोग आईपीसी
जिसे भारतीय न्याय संहिता कहा जाएगा, उसे पढ़ना शुरू करेंगे तो हम लोग देखेंगे अपराधों के गठन की पूर्ववर्ती शर्त है, कंडीशन प्रेसिडेंट। पहले वो शर्त पूरी करनी पड़ेगी आपको, तब कोई अपराध घटित होगा। जो कोई मार डालने के आशय से, यानी अगर मार डालने का आशय नहीं है और आपके हाथ से कोई मर गया तो वो हत्या नहीं है। मार डालने का आशय ये आप में होना चाहिए, और आप में मार डालने का आशय था ये कैसे पता लगे? क्योंकि आशय तो आपके मन में होगा, ठीक है, आशय। लेकिन फिर भी अगर आशय आपके मन में है तो वो दिखाई देता है आपके कामों में। आप किसी किसी करें तो आप बड़े गुस्से में लग रहा है, कैसे जान लिया भाई? उसने बताया तो नहीं, क्योंकि उसके चेहरे पर तनाव है, वो सामान्य बात नहीं कर रहा है, इसलिए पता है कि वो गुस्से में है। ठीक है, आपने लाठी उठाई, किसी के सिर पर मारी, आपका आशय मार डालने का है, ठीक है। तो लाठी उठाकर इन्होंने सिर पर मारी थी, ये अगर आप कह रहे हो तो आशय का सबूत मिल रहा है। लाठी सिर पर लग गई, ये दूसरी बात हुई। अब ये साक्षी ही बताएगा कि लाठी सिर पर लगी थी या लाठी सिर पर मारी गई थी। मारी गई थी, हत्या है, लगी और मर गया, अब स्थिति डिफरेंट भी हो सकती है। हो सकता है इसे घोर उपाधि उपाधि यही माने, और हो सकता कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर माने। लेकिन हत्या ये कम से कम, या बच्चे के लाठी चलाई, बच्चा वहां पर था, ये जानते थे बच्चा है, नवजात है, ये भी जानते थे, फिर भी लाठी चलाई और उसके लग गई, अब हत्या भी हो सकती है। ठीक है, तो मानसिक दशाएं जिनका भान दूसरे व्यक्तियों को है, अगर मानसिक दशा जिसका भान दूसरे व्यक्ति को है, इसका अर्थ यह हुआ कि तथ्य सिर्फ उसको नहीं माना जाएगा जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, तथ्य उसको भी मानेंगे जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस यद्यपि नहीं है, लेकिन न्यायालय को किसी निष्कर्ष पर आने में सहायक वो हो सकता है। ठीक है, इसलिए उसे तथ्य ही हम मानेंगे। ठीक है, तो फैक्ट को परिभाषित करता है कि फैक्ट क्या है, तो कहता है ऐसी कोई वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, और या कोई मानसिक दशा जिसका भान दूसरे व्यक्तियों को। फिर उदाहरण दे रहा है यह कि अमुक क्रम में अमुक पदार्थ अवस्थित है, एक तथ्य है, पदार्थ यानी सबस्टेंस, और सबस्टेंस तीन ही दशाओं में होता है, ठोस, द्रव और गैस। अमुक पदार्थ, ठीक है, अमुक स्थान में अमुक क्रम में अवस्थित है। अमुक क्रम में ताला मेज पर रखा है, तथ्य। जब हम इन्होंने कत्ल किया तो चाकू फला जगह से इन्होंने उठाया, तो चाकू फला जगह अवस्थित था ना, ठीक है। अंततः वो क्या था? फला जगह अवस्थित था, वस्तु जो फला जगह अवस्थित थी, और वो चूंकि चाकू ठोस है, सबस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। तो कोई पदार्थ ये इससे बड़ा शब्द नहीं हो सकता, इसमें सब कुछ शामिल हो जाएगा। कोई पदार्थ किसी क्रम में, ठीक है, किसी स्थान पर अवस्थित था, फला जगह इन्होंने कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि श्वास में जाना ठीक नहीं था, वो भेज दी पाइप के जरिए। इसका मतलब वहां पर गैस अवस्थित थी ना, तो गैस तो पदार्थ है, पदार्थ का ही स्वरूप है, तथ्य है ये। अगर तथ्य की डेफिनेशन में ये न शामिल हो पाए तो कैसे लाएंगे न्यायालय के समक्ष इसको? ठीक है ना। तो कोई पदार्थ बहुत बड़ी बात उसने कह दी। उस शब्द के विस्तार को समझने की कोशिश करें तो देखते हैं कि बहुत बड़ी बात है। कोई पदार्थ किसी भी क्रम में रखा हुआ है, फैला हुआ है, कोई पदार्थ किसी क्रम में किसी स्थान पर अवस्थित है। ठीक है, कहता यह कि किसी मनुष्य ने कुछ सुना, देखा, ठीक है, एक तथ्य है। सुनना ज्ञानेंद्रियों से है, देखना ज्ञानेंद्रियों से, आंखों से। इसका मतलब ऊपर उसने कहा ना मानसिक दशा के माध्यम से उसने क्या कहा? उसने ये कहा कि तथ्य वे भी हो सकते हैं जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। इस बात के माध्यम से उसने ये भी कहा, और ये हमने पढ़ लिया, लिखा नहीं है, पढ़ लिया। इसीलिए लायर्स को विद्वान कहते हैं, इसीलिए उन्हें विद्वान कहते हैं।
कि आम आदमी सिर्फ उतना ही देख सकता है जितना लिखा है, और अधिवक्ता उतना देख सकता है, या लायर की डेफिनेशन में आने वाले लोग उतना देख सकते हैं जितना देखा जा सकता है। तो कहा ना उसने कि फिजिकल एग्जिस्टेंस जिन चीजों का नहीं है वे भी तथ्य हैं। ये इंद्रियों वाली बात से निकल कर आया, और दृष्टांत से बात और क्लियर हो गई। दृष्टांत से कहता है ये कि किसी मनुष्य ने कुछ सुना या देखा, एक तथ्य है। ये कि किसी मनुष्य ने अमुक शब्द कहे, ये एक तथ्य है। शब्द तो कह दिए गए, बात खत्म हो गई, लेकिन कहे ये एक तथ्य है। इन्होंने गाली दी थी। गाली आदमी दो ही स्थितियों में देता है, या तो रिश्ता ऐसा हो। गाली का उपयोग सिर्फ अपमानित करने के लिए नहीं होता, गाली का उपयोग ह्यूमर इसके लिए भी होता है, मजाक, ठीक है, हंसी उत्पन्न करने के लिए भी होता है। और इसी पर निर्भर है कि गाली समाज में कुछ भी अनुपयोगी नहीं, गाली भी अनुपयोगी नहीं। अनुपयोगी कुछ भगवान ने बनाया ही नहीं, ठीक है। अपशब्द भी ह्यूमर पैदा कर सकते हैं। आपने अपशब्द का प्रयोग क्यों किया, महत्वपूर्ण यह है। अपशब्द का प्रयोग करना अपराध नहीं है, ठीक है। अपशब्द क्यों प्रयोग हुआ, लोक प्रशांति को भंग कर देने के आशय से, किसी को प्रकुपित कर देने के लिए, ठीक है। अपशब्द का प्रयोग आपने किया ये जानते हुए कि इससे वह किसी लोक स्थान की शांति को भंग कर देगा, प्रकुपित होकर। यह संभाव्य है कि कर दे ऐसा। आपने 504 के अंतर्गत आने वाला अपराध किया है, ठीक है। अन्यथा ह्यूमर पैदा करने के लिए आप देखते हैं ऐसे बहुत से रिश्ते हैं जिनमें ऐसी बात करते हैं लोग, ठीक है। तो वो कोई अपराध नहीं है। तो अमुक शब्द कहे ये एक तथ्य है। आप कहते हैं गाली दी, किस आशय से दी बताओ। गाली देना अपराध थोड़ा ही है। अगर हम ये साबित कर देते कि उनसे रिश्ता ही ऐसा था तो क्या हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ, ठीक है ना। तो ये एक तथ्य है, लेकिन इसका सबूत तो न्यायालय के समक्ष आए तभी तो तय हो पाएगा। तो अमुक शब्द कहे ये एक तथ्य है। ये कि कोई मनुष्य अमुक राय रखता है, ठीक है, अमुक आशय रखता है, सद्भाव पूर्वक या कपट पूर्वक कार्य करता है, या किसी विशिष्ट शब्द किसी विशिष्ट शब्द को विशिष्ट भाव में प्रयुक्त करता है। जैसे उन्होंने कहा बड़े गुरु आदमी हो यार तुम। अब गुरु तो शब्द अच्छा है, लेकिन यहां विशिष्ट भाव में प्रयुक्त हो गया गुरु। इसका मतलब तुम ये कहना चाहते हो वो फ्रॉडियर है, ये कहना चाहते हो, गुरु नहीं मान रहे हो। तो कोई शब्द किस भाव में प्रयुक्त हुआ ये भी तथ्य है, ठीक है ना। विशिष्ट भाव प्रयोग करता है, या उसे किसी विशिष्ट संवेदना का भान है। ये दुखी थे, हमें विशेष संवेदना का, लोगों को नहीं पता, हमें पता है, विशेष संवेदना का भान है, या किसी विनिर्दिष्ट समय में था, ये भी एक तथ्य है। ये सब नया जुड़ा है एविडेंस में, पुराने एविडेंस में ये नहीं है। संवेदना का भान है और ये सारी चीजें नहीं है, होनी चाहिए। 1872 में हमारी संवेदना का स्तर ऐसा नहीं था कि हम इन चीजों को भी अनुभव कर पाए। जैसे जैसे हम विकसित होते हैं, हम सभ्य होते जाते हैं। आप सभ्य हुए ये कब कहा जाता है, जरा इस पर भी विचार करिए। यू आर ए सिविलाइज्ड पर्सन, आपकी सिविलाइजेशन का विस्तार हुआ है, विकास हुआ, ये कब माने? ये तब माना जाता है जब आपकी संवेदना ये बढ़ती चली जाती है, तब आप अधिक विकसित और सभ्य हुए। राम और कृष्ण ये सभ्यता का अल्टीमेट पैमाना है। क्यों? उनकी संवेदना का विस्तार ये मानव मात्र के प्रति है, और मानव से भी आगे जाकर, ठीक है, सारी कायनात में, ठीक है, जितने प्राणी हो सकते हैं सब तक है उनकी संवेदना का विस्तार। इसलिए वो सभ्य है। सभ्यता का विकास, आपकी संवेदना के विकास, ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ता है। ये यूं कहे, संवेदना के विकास को ही सभ्यता का विकास कहते हैं। तो 1872 में हम, ठीक है, उतने सभ्य नहीं थे जितने आज हैं। इसलिए हम ये महसूस कर सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि आदमी में एक संवेदना हो, लेकिन उस संवेदना का अनुभव सब न कर पा रहे हैं, क्योंकि वो अपने दुख को छुपा रहा है। उसके नियर एंड डियर वही जानते हैं उस संवेदना को। तो वो भी एक तथ्य है, किसी को तो था
और वो एक तथ्य और प्रस्तुत न्यायालय के समक्ष किया जा सकता है। ये डेफिनेशन क्लास यहां तक हुआ। अब डेफिनेशन क्लास में सिर्फ 3 बातें बचती हैं जो पहले धारा 4 में थी। अब वो धारा 4 यहां शामिल उपधारित कर सकेगा और उपधारित करेगा, और निश्चायक सबूत पहले ही बता दिया। अब केवल 2 बातें बच रही हैं, उपधारित करेगा और उपधारित कर सकेगा डेफिनेशन क्लास में। इनका क्या अर्थ है अगली क्लास में बताएंगे, और अगली क्लास में प्रॉपर एविडेंस एक्ट शुरू हो जाएगा धारा 3 से, देखेंगे।